दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जय हो स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन रात 8 बजे यूपी पीसीएस जे की प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों को आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, सभी प्रश्नों का उत्तर देखते हैं और उसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, आइए इसी क्रम का आज 11वां दिन है। शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें वह है कि निम्नलिखित में से, ये इंटरनेशनल लॉ से संबंधित प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाहकारी राय की मांग कर सकता है। कौन? सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा। बी ऑप्शन है आपका महासभा और सुरक्षा परिषद। सी ऑप्शन है आपका व्यक्ति और डी ऑप्शन है आपका राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है। ठीक है, हम यहाँ वही प्रश्न लाते हैं जो कई एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी महासभा और सुरक्षा परिषद। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 96 के अनुसार महासभा और सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय मांग सकते हैं। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 96(2) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग और विशिष्ट अभिकरण जिन्हें महासभा किसी समय इस प्रकार प्राधिकृत करे, अपने क्रियाकलापों के विषय क्षेत्र के भीतर उठने वाले विविध प्रश्नों पर न्यायालय की सलाहकारी राय के लिए अनुरोध कर सकेंगे, परंतु यह सलाहकारी राय निर्णय की भांति बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखेगा। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं होगा। कौन? महासभा और सुरक्षा परिषद इसमें निर्णय ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो जो इसमें है कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो 5 अस्थायी कौन कौन होते हैं? आइए इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी जर्मनी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब इसके क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। आइए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग है। कुल 6 अंग होते हैं, उसमें यह प्रमुख अंग है। ठीक है, 15 सदस्य होते हैं इसमें, 5 अस्थायी और 15 अस्थायी। देखिए अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा ब्रिटेन। इसके अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अतः उपरोक्त प्रश्न में जर्मनी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, और इनकी जो भाषा होती है वह 2 क्या होती है? अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज, अंग्रेजी और फ्रांस। ठीक है, जबकि उसमें चाइनीज़ वगैरह सब है, लेकिन ये ऑफिशियल जो लैंग्वेज है। अगला प्रश्न हमारा संपत्ति अंतरण अधिनियम से है। वह है क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी यदि संपत्ति 100 रुपये से अधिक की न हो, ऑप्शन डी पंजीकरण आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, यानी हाँ। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 59 के पैरा 2 के उपबंधों के अनुसार सादा बंधक सदैव हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों की अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जरूर याद रखिएगा, किसमें बताया गया? धारा 59 में। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति अपने स्वेच्छा से स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के सूत्र को संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किन धाराओं में समाहित किया गया है? ठीक है, तो यह संपत्ति अंतरण अधिनियम की बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं और यह प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। 8-10 एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है। जो इसका सही उत्तर होगा वह आपका क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? 41, 42, 43, 44, ऑप्शन बी 41, 42, ऑप्शन सी 41, 44 और ऑप्शन डी 41, 43। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा आपका ऑप्शन डी 41 और 43। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इस अधिनियम 1882 की धारा 41 में दृश्यमान स्वामी, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि 41 किससे संबंधित है, तो दृश्यमान स्वामी से,
और 43 क्या कहता है, अपराधिकृत व्यक्ति। दोनों सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है, दोनों अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित करते हैं। यानी धारा 41 दृश्यमान स्वामी और धारा 43 अपराधिकृत व्यक्ति। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा साक्ष्य अधिनियम से है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है। क्या पूछ रहा है कि विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि, ठीक है। ऑप्शन है आपका धारा 37, धारा 38, धारा 36 और धारा 39। जो इसका सही प्रश्न उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी धारा 38। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 38 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक लोक दस्तावेज है, ठीक है। पहला क्या है ऑप्शन वाद पत्र, दूसरा क्या है लिखित कथन, तीसरा क्या है धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट, चौथा क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा लोक दस्तावेज का, वह होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, एक लोक दस्तावेज है। यह प्रश्न कई बार प्रश्नों की पेपर में पूछा गया है, जबकि वाद पत्र और लिखित कथन लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मतलब इसमें वही चीज़ें पूछ डाला गया है जिसमें आप कई एग्जामों में लगातार पूछे गए हैं। ये क्या है, प्रति परीक्षा में, बी है मुख्य परीक्षा में, सी है पुनः परीक्षा में, डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, प्रति परीक्षा में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे, परंतु ध्यात्व है कि धारा 142 के अंतर्गत सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में भी यदि विरोधी पक्षकार आक्षेप करे तो न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय दंड संहिता में न्यायालय शब्द घोतक है। ऑप्शन है आपका उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, एक सिविल जज के न्यायालय का, ऐसा न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, डी है आपका उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। जो इसका आपका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी। और न्यायालय को किस धारा में दंड प्रक्रिया में रखा गया है, धारा 20 में, ठीक है। और न्यायाधीश किस में है, धारा 19 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, का घोतक है। अर्थात धारा 20 यही बात बताता है, ठीक है। ये आपके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। छोटी वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आप इस समय तैयारी में अपने लगे होंगे चरम सीमा पर, छोटा छोटा वीडियो करके देखेंगे, आपको एग्ज़ाम तक गिरी हालत में 400-500 क्वेश्चनों का एक श्रेणी बन जाएगा। और इस सारे प्रश्न जो हैं आपके वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आपको दिलाएंगे, ठीक है। तो आप इसका अध्ययन करते रहें। अगर ये कार्यक्रम आपको हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे टेलीग्राम से जुड़े जहाँ पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाती है। और किसी भी एग्ज़ाम, वो UP-PCS होने वाला है 14 मई को, UP-PCS RO का एग्ज़ाम हो, RO का एग्ज़ाम हो, BEO का हो, इस पर विस्तृत रूप से उत्कर्ष द्विवेदी सर द्वारा जय हो स्टडी चैनल हमारा एक, इसी का मेन पार्ट जय हो स्टडी है, उस पर विस्तृत रूप से अध्ययन कराया जा रहा है। उत्कर्ष द्विवेदी सर उसके कर्ता धर्ता हैं, और आप जान ही रहे होंगे जो इस फील्ड से जुड़ा है, उत्कर्ष द्विवेदी का नाम हर आदमी के जुबान पे होगा। तो ये बेहतरीन संस्थान आपके लिए कार्यरत है। लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 7905901018 पर, या
53775039 पर। ठीक है, इस पर प्री मेन सबका विस्तृत रूप से अध्ययन कराया जा सकता है। इस नंबरों पर मैसेज करके हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा आपको इस हमारे कोर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, आपका रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।